तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल्स। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल्स है जो आपको दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी। और क्वेश्चन है हमारा इसमें फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड पी। तो जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, इसमें जो p है हमारा वो प्रेशर है। ये जो P दिया हुआ है हमारा ये प्रेशर है, जो ये T है हमारा टाइम है और X डिस्टेंस है। आइए देखते हैं इसके हम डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम PAT इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। जब हम इसको P इज इक्वल टू बी माइनस ए टी लिख सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने पढ़ रखा है, तो उसमें पढ़ा होगा कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ ही ऐड हो सकती हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम इतना बोल सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो x है वो वहाँ पर डिस्टेंस दी होती है। जब आपने प्रेशर का फॉर्मूला अगर पढ़ रखा होगा तो अगर एक्स स्क्वायर है तो डिस्टेंस को हम l से लिखेंगे और l स्क्वायर है तो l टू द पावर 2। तो यहाँ से हमारी डायमेंशंस ऑफ b निकल आया, यानी b की डायमेंशन निकल आई, वो निकली हमारी L2। ठीक है, अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो PAT दिया हुआ है, जो हमारा PAT दिया हुआ है ये इज इक्वल टू है बी माइनस एक्स स्क्वायर के। तो इस PAT को हम इधर प्लस में ला सकते हैं। अगर प्लस में ला सकते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये जो b है इसके साथ PAT ऐड हो सकता है और एक्स स्क्वायर के साथ ऐड हो सकता है। अगर ऐड होता है तो यूनिट सेम है, मतलब डायमेंशनली बैलेंस्ड है ये चीज़। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ PAT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर के लिखते हैं, या फिर हम b के लिखते हैं डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस AT को अगर एक्स स्क्वायर के अपॉन में ले आए तो हम लिख PT को डायमेंशन के अपॉन में ले आए तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ, क्योंकि हमें A की डायमेंशन निकालनी है ना, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में डायमेंशन ऑफ PT। ठीक है, अब आपको एक्स स्क्वायर की डायमेंशन पता है L टू द पावर 2, और P और T की डायमेंशन जब आपको निकालनी है तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या बता दे रहा हूँ कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2 और एरिया होती है आपका, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ होता है हमारा L2। यहाँ से अब जब देखेंगे तो जब आप पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये L2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ML टू द पावर -1 T टू द पावर -2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को मिल जाएगा ML टू द पावर -1 T टू द पावर -2। और डायमेंशंस ऑफ T की बात करें तो T हमारे टेम्परेचर, और टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारा T। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। अब इसके बाद अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर L2 है, ये L ऊपर जाएगा, L3 हो जाएगा, M-1 हो जाएगा, L3 हो जाएगा, और ये T-2 है, ये T+ है, T-1 हो जाएगा यहाँ पर ऐड होके, और T-1 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T टू द पावर 1, यानी कि T हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, T टू द पावर 1 नहीं लिखा जाता है। अगर आप इस चीज़ को फिर से समझ ले तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर T की पावर -2 है, यहाँ पर T की पावर 1 है। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, जब आप 1 में 2 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, और ये -1 जब ऊपर जाएगा यानी कि न्यूमरेटर में तो आपका T बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा होगा P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। ठीक है, ये भी हमारा प्रेशर से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, आपको एक फिजिकल इक्वेशन दी गई है, फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन दी गई है। इसमें P आपका प्रेशर है, अल्फा और बीटा की आपको डायमेंशंस निकालनी पड़ेंगी, और ई टू द पावर -z अपॉन के थीटा। जहाँ पर भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपको साइन थीटा वगैरह मिलता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है, या ई एक्सपोनेंशियल टर्म मिलता है, या लॉग कट कोई चीज़ मिलता है, तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। क्या बताया मैंने आपको
कि जैसे आपको साइन थीटा मिले, टेन थीटा मिले, ये सारी चीज़ें मिले, या लॉग का कोई टर्म मिले, या आपको एक्सपोनेंशियल की पावर यानी ई टू द पावर समथिंग मिले, तो वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग आगे लेके चले कि अगर एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, अगर ये जो ये एंगल दिया होता है, जो ये दिया होता है ऊपर, ये एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा जेड बाई के थीटा इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो हम इसको अल्फा जेड बाई के थीटा, अब अगर डायमेंशन लेस है तो किसी भी नंबर के इक्वल करा सकते हो, क्योंकि 1 to इनफाइनाइट सारे नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं, तो इसको हम इक्वल टू 1 लिख दें। ठीक है, यहाँ से जब हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाता है के थीटा बाई जेड। अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाता है के थीटा बाई जेड। के बारे में बताऊँ, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करूँ, इसकी यूनिट की बात करूँ कि मैं के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है के थीटा बाई जेड, जहाँ पर के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, जैसा कि आपने पूरी फिजिक्स तो पढ़ नहीं रखी है, ये आपका पहला ही चैप्टर है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ कि के क्या है हमारा। के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो के इज इक्वल टू होता है आपका एनर्जी बाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हम यहाँ से के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ आप लोगों को, एक अच्छी सी वीडियो डाल रखी है डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर भी, mL2T-2, और टेम्परेचर को हम थीटा से डायमेंशनली डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास के का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, तो इसे हम रख देंगे। आप चाहें तो थीटा को ऊपर लेके जा सकते हैं, थीटा टू द पावर -1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा mL2T टू द पावर -2 थीटा -1 और थीटा, ये साथ में ही था। और z हमारा क्या है, z हमारी लेंथ दी हुई है। ठीक है, z हमारी लेंथ दी है, तो इसको हम l से लिख देंगे। अब इसके बाद अल्फा इज इक्वल टू, देखिए थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये l ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा mL टू द पावर -1, -1 नहीं होगी +1 हो जाएगी, और t टू द पावर -2। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो हमारा बचेगा mL टू द पावर -2, mL टू द पावर -2। ठीक है, अब इस अल्फा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। अब जैसा कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जैसा कि हमारा जो ऊपर दिया हुआ है e टू द पावर -अल्फा जेड बाई के थीटा, ये अगर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको हम पहले ही 1 लेट कर चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। ठीक है, अगर p को हम अल्फा बाई बीटा लिख सकते हैं और हमें बीटा के डायमेंशन फाइंड करना है, तो हम बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई p भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अल्फा की डायमेंशन हमें पता है, और प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था हमारे पिछले न्यूमेरिकल में, तो हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू, अल्फा के डायमेंशन क्या है भाई, mLT-2। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने निकाल रखा है। और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए हम लोग तो पढ़ा रहे हैं काफ़ी सारे सालों से, तो हम लोग को याद हो रखा है, आप पिछले न्यूमेरिकल में देख लीजिएगा, mL-1 T टू द पावर -2। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो देखो m से m खत्म हो गया। ठीक है, ये l-1 ऊपर जाएगा, l टू द पावर 2 हो जाएगा, और t की पावर 2 से t की पावर -2 खत्म, तो यहाँ से बीटा की जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा, बीटा की जो डायमेंशंस आएंगी वो आ जाएंगी हमारी l टू द पावर 2। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, p इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर -अल्फा टी स्क्वायर। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो यहाँ से हम अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अल्फा की डायमेंशन निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/t स्क्वायर आ जाएगा, और t हमारा टाइम होता है, तो टाइम की डायमेंशन t ही होती है, तो यहाँ से अल्फ़ा की डायमेंशन t टू द पावर -2 आ जाएगी। तो एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत छोटा सा, प्यारा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है इफ़ एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन
ये एफ की यूनिट दी गई है, वैसे तो जनरली एफ की यूनिट होती है न्यूटन, बट इस क्वेश्चन में दी गई है जो एफ की यूनिट है वो है 10 न्यूटन। ई की जो यानी एनर्जी की जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है 100 जूल्स, और वेलोसिटी की जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है आपकी 5 मीटर पर सेकंड। तो उसने पूछा है एम, एल और टी की यूनिट क्या है। तो देखिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है हमारा एम एल टी टू द पावर -2 की जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है 10 यूनिट। आप इससे समझ ही गए होंगे अब तक मेरे साथ क्वेश्चन कर करके कि एम एल टी टू द पावर -2 क्या है। तो हमारी ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, लिख दे रहा हूँ मैं ब्रैकेट में, जैसे अगर आप ना समझ पाए हों। एनर्जी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t टू द पावर -2 इज इक्वल टू 100 जूल्स। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। और वेलोसिटी के लिए हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1, और इसकी यूनिट दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप एक काम करिए, सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। आप लिख दीजिए ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो ml2 टू द पावर अपॉन में -2 है, अपॉन में mlt टू द पावर -2, और इक्वल में आ जाएगा 100/10। ठीक है, अब ये जहाँ पे देखिए m से m खत्म हो जाएगा, t की पावर 2 से t की पावर 2 खत्म हो जाएगा, तो l का जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी 10। अब लेंथ है तो वो मीटर में ही होगी। ठीक है, तो l की यूनिट आ गई हमारी 10 मीटर। हम एक काम करें, हमारी थर्ड इक्वेशन में यूनिट रख दें, तो 10 इंटू टी टू द पावर -1 इज इक्वल टू 5, टी टू द पावर -1 इज इक्वल टू 5/10, टी टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। हम इसका और इसका दोनों का साथ में रेसिप्रोकल कर दें तो t की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमें मिल जाएगी 1/t इज इक्वल टू 1/2। देखिए t पर इन्वर्स लगा, इस वजह से इसका रेसिप्रोकल हुआ है, तो t की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 सेकेंड। ठीक है, यानी कि t की जो यूनिट मिलेगी वो मिलेगी हमें 2 सेकेंड। उसके बाद हम थर्ड पे अगर आ जाए तो अब क्या करें, हमारे पास l और t आ गया है, हम यहाँ पर पुट करके रख दें। अब किसी भी तीनों में से किसी इक्वेशन में रखते हैं, हमारी m की वैल्यू आ जाएगी जिसमें भी m दिया गया हो। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है ml t टू द पावर -2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और जब आप इसमें m की तो वैल्यू निकाली नहीं है हमने, और l की दी गई है 10 और t की दी गई है 2। अब 2 की पावर -2 दे रखा है, अब इज इक्वल टू 10, यहाँ से m इंटू 10 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 10, और यहाँ से आप देखिए 10 से 10 कैंसिल कर रहा है, m इज इक्वल टू आ जाएगा 4 kg। ठीक है, तो यहाँ से आप हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है बहुत आसानी से, होप आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इतने सारे क्वेश्चंस आप कर ही चुके हैं तो इसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप चाहें तो वीडियो रोक के इसको खुद से कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि लॉग एक्सपोनेंशियल या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा तो वो उसका जो एंगल होगा वो हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो आइए देखते हैं, ये जो लॉग का टर्म है 2π β/v², आप लिख दीजिएगा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यहाँ पर इसको आगे कंप्लीट कर दीजिएगा। तो हम लिख सकते हैं 2π β/v² इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू निकाले तो v²/2π आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखें डायमेंशंस ऑफ बीटा इज इक्वल टू v² मतलब LT-1 पावर 2, और 2π एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। आगे बढ़े तो बीटा की जो डायमेंशंस निकल आएंगी वो आ जाएंगी हमारी L2 t टू द पावर -2। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम इसको रख दें आगे, हमारी जो इक्वेशन पहले से गिवन है अल्फा इज इक्वल टू f(v²/b²), अल्फा इज इक्वल टू f हमारा फोर्स है, और आपको फोर्स की यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, mlt-2। v² कहने का मतलब है, आप जानते ही हो LT-
1 की होल पावर 2 और बीटा स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर यानी कि L2t माइनस 2 की पावर 2। अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा m, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा m, और देखिए एक L ये और एक L ये हो जाएगा L2 और ये t यहाँ पर 2 हो जाएगा जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो ये एक L और ये 2L मिलके 3L हो जाएंगे और t टू दी पावर -2 और t टू दी पावर -2 t टू दी पावर -4 हो जाएगा और ये L टू दी पावर 4 हो जाएगा और t टू दी पावर -4 हो जाएगा। अब देखिए t और t खत्म हो जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू m और ये ऊपर माइनस में चला जाएगा तो ये ml टू दी पावर -1। तो यहाँ से हमें अल्फा की जो डायमेंशंस आई वो हमारी ml टू दी पावर -1। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और तो आइए आज हमारा छठवां और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है t इज इक्वल टू 72 डाइन पर सेंटीमीटर और इसको हमें इसकी SI यूनिट में चेंज करना हो। ठीक है, पहली बात तो डाइन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो SI सिस्टम को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये SI सिस्टम में नहीं है, CGS सिस्टम में दिया हुआ है और इसे हमें MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अगर आप मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है जहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि P इज इक्वल टू N इंटू यू होता है। ये T क्या है, ये T हमारा सरफेस टेंशन दे रखा है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ। ठीक है, अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो ये हो जाएगा हमारा MLT माइनस 2 बाई L, यहाँ से मिल जाएगा ML0T माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस टेंशन का। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है तो जब हमारा पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया N1U1 इज इक्वल टू N2U2। आइए उसी को लगाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए क्योंकि उसको बताऊंगा तो और टाइम लग जाएगा। N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C। यहाँ से अगर आप पावर्स को कंपेयर करें तो देखें A की जो वैल्यू दी गई है वो 1 दी गई है, B की जो वैल्यू दी गई है वो 0 दी गई है और C की जो वैल्यू दी गई है वो -2 दी गई है। अब इन्हीं पावर्स को हम रख दें तो N2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा N2 इज इक्वल टू आ जाएगा N1 M1 अपॉन M2। अब जिसकी पावर 0 है उससे तो कोई मतलब है नहीं, और T1 अपॉन T2 की पावर -2। ठीक है, तो इतना हम लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। जो N1 की वैल्यू है यानी कि जो पहली यूनिट दी रखी है मैं उसकी वैल्यू रखते हैं। N2 इज इक्वल टू आपको दे रखा था 72 डाइन पर सेंटीमीटर यानी कि N1 की वैल्यू हमारी 72। अब M1 वो सोचते पहली यूनिट क्या रखें, तो भाई पहली यूनिट जो मास होगा वो ग्राम में ही होगा अगर CGS सिस्टम है तो G, और दूसरे में हमारी जो सेकंड यूनिट है वो हमारी kg है यानी कि MKS, टाइम दोनों में सेकंड होता है, हो जाएगा -2। ये तो खत्म हो जाएगा हमारा 1 की पावर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। N2 इज इक्वल टू आ जाएगा 72। हमें यूनिट कैंसिल करनी है तो हमें फिर दोनों यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा G, kg को लिख सकते हैं 1000 G। ठीक है, यहाँ से हमारा G और G भी खत्म हो जाएगा तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 72 बाई 1000। ठीक है, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 0.072। अब ये किस में आएगी, ये आएगी हमारी न्यूटन पर मीटर में। तो यहाँ से हमने डाइन पर सेंटीमीटर को चेंज कर दिया न्यूटन पर मीटर में।